नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूँ। एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो इस चैप्टर में हमको सूक्ष्म जीव, उनके विभिन्न प्रकार, उनके मानव जीवन में प्रभाव, हानिकारक लाभदायक प्रभाव आदि का अध्ययन करना। तो सबसे पहले परिभाषा क्या है। सूक्ष्म जीव जैसे नाम से स्पष्ट है, सूक्ष्म हैं, जिनको हम नहीं देख सकते, बिना यंत्र की सहायता से, आंखों से नहीं देख सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं, जैसे कि जो फफूंद होती है, कवक होती है, जो कि डबल रूट या ब्रेड की सतह पर उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात सूक्ष्म जीव जो हैं वो मिट्टी, पानी में उपस्थित होते हैं और वायु में भी उपस्थित होते हैं, और उपयुक्त परिस्थिति आने पर ये किसी भी सतह पर विकास कर सकते हैं। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इसमें जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ एग्जाम्पल्स हमको दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विषाणु। विषाणु जो हैं ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और वृद्धि करते हैं। अर्थात इनको वृद्धि करने के लिए पौधे अथवा जंतु कोशिका की आवश्यकता होती है। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा या फ्लू, खांसी, ये विषाणु द्वारा होते हैं, और अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है ये भी विषाणु से ही संबंधित है। इसके अलावा प्रोटोजोआ द्वारा अतिसार और मलेरिया रोग होते हैं, और टाइफाइड और क्षय रोग ये जीवाणु के द्वारा होते हैं। अब सूक्ष्म जीवों के बारे में और उनके प्रकार के बारे में दिया हुआ है। जीवाणु स्पाइरल जीवाणु और क्षयरोगी जीवाणु हो सकते हैं। इसके पश्चात शैवाल में क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोकोरा हो सकता है। प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ के प्रकार हैं, और कवक में राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस इसके प्रकार होते हैं। इसके पश्चात सूक्ष्म जीवों के निवास के बारे में है। या सूक्ष्म जीवों की जो निवास हैं वो सबसे पहले तो ये बहुकोषीय और एक कोषीय दोनों हो सकते हैं। एक कोषीय में जीवाणु, शैवाल, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ होते हैं, जबकि बहुकोषीय में शैवाल और कवक हो सकते हैं। निवास स्थान में ये बर्फीली, शीत से उष्ण, गर्म स्रोत, हर तरह की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। ये मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। ये मनुष्य सहित जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि स्वतंत्र होते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे पर आश्रित होते हैं। अमीबा स्वतंत्र रूप से रहता है, जबकि कवक और जीवाणु जो हैं वो समूह में पाए जाते हैं। अब इसके बाद महत्वपूर्ण है कि सूक्ष्म जीव और हम मतलब मानव जीवन में मानवों के साथ में सूक्ष्म जीवों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं, और इसके साथ में ही कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। इस दोनों पहलुओं का हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मित्रवत सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ मित्रवत होते हैं। तो हम अपने डेली यूजेस में दही, ब्रेड और केक बनाने में सूक्ष्म जीव का ही उपयोग करते हैं, जिसमें खमीर बनाया जाता है। और ये प्राचीन काल से ही अल्कोहल के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक अवशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, जंतु अवशिष्ट, विष्ठा, मल आदि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है, और इससे अहानिकारक पदार्थ बनते हैं। और इसके अलावा जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि मृदा में उर्वरता की वृद्धि करने में भी किया जाता है, जो कि राइजोबियम के द्वारा होता है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। फिर नेक्स्ट है दही और ब्रेड का बनना। तो सूक्ष्म जीव दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख होता है, जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। यह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। रवा, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही होता है, और ये
जीवाणु एवं ईस्ट जो है ये आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे कि खमीर उत्पन्न होता है और इडली एवं डोसा बनता है। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है इसको हम देखेंगे। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर देते हैं, जो कि गैस के बुलबुले में होती है, और इससे खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ जाता है। इसलिए जो ब्रेड है वो फूला होता है और स्पंजी होता है। ब्रेड, डबल रोटी ये यीस्ट के कारण ही स्पंजी होते हैं। ये यीस्ट जो है ये बेकिंग उद्योग में का मुख्य आधार होता है, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक का निर्माण किया जाता है। इसके बाद सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग है। तो वाणिज्य के लिए बड़े पैमाने पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। प्राकृतिक शर्करा इनमें पाई जाती है और ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। उस प्राकृतिक शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है ईस्ट के द्वारा। इस प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है, जिसमें कि शर्करा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। और लुईस पाश्चर ने इसकी खोज 1857 में की थी। इसके पश्चात सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग भी हैं कि औषधियों के रूप में किस प्रकार इनका उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन का इंजेक्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये दवाएं जो हैं ये सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की जाती हैं और मनुष्य को कई रोगों से बचाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये दवाएं प्रतिजैविक कहलाती हैं और इन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है और जिनका उपयोग अनेक रोगों की चिकित्सा में किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे और हरे रंग की फफूंद के उन्होंने संवर्धन प्लेट पर छोटे बीजाणु देखे और ये जो फफूंद है ये जीवाणु की वृद्धि को रोक रहा था। इस प्रकार इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। इन प्रतिजैविकों का उपयोग पोल्ट्री उद्योग में भी किया जाता है, जहाँ पे चूज़ों को बहुत सी बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। अब एक एप्लीकेशन है कि हम कभी भी अगर किसी भी प्रकार के रोग का सामना करते हैं और प्रतिजैविक दवाई लेते हैं तो उसका कोर्स हमें पूरा करना चाहिए, क्योंकि प्रतिजैविक दवाएं जो हैं वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करती हैं और अगर उसको लेने में हम कोर्स पूरा नहीं करते हैं तो नेक्स्ट टाइम पे वो दवाई जो है वो हमारे शरीर में असर नहीं करती है या प्रभावी नहीं होती है। अनावश्यक रूप से भी प्रतिजैविकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को भी नष्ट कर देता है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि प्रतिजैविक जो हैं वो सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि ये रोग जो हैं वो विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है टीकाकरण या वैक्सीनाइजेशन। तो जब भी रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, जिसको एंटीबॉडी कहा जाता है। और अगर एक बार किसी रोग के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाता है तो वो रोग कभी भी अगर हमारे शरीर के अंदर आता है या कांटेक्ट में आता है तो वो प्रतिरक्षी कार्य करते हैं और रोग को नष्ट कर देते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पर टीकों का आविष्कार किया गया है। किसी भी रोग के संबंध में जो उसकी कोशिकाएं हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कराई जाती हैं और सूक्ष्म मात्रा में जब प्रवेश कराई जाती हैं तो उससे संबंध में हमारे शरीर में एंटीबॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है, जो भविष्य में उस रोगों से लड़ने में सहायता करती है। इसके पश्चात है मिट्टी में उर्वरता की वृद्धि। तो कुछ जीवाणु जैसे नीलहरे शैवाल वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है और भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल गिवन है। नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया हैं, जिन्हें नीले हरे शैवाल भी कहा जाता है।
सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण कार्य है पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण क्या होता है? पर्यावरण में जो भी जैविक घटक होते हैं वो अपनी आयु निश्चित आयु पूर्ण करने के बाद नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के बाद उनका जो स्थूल शरीर होता है उसको सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किया जाता है और निरापद पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। और मोस्टली जो भी जैविक पदार्थ हैं वो अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, और ये पूरा कार्य सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए, अपघटन करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो कि पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। इसके पश्चात हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो ये रोगजनक होते हैं, इनसे बहुत से रोग होते हैं, और सूक्ष्म जीव कपड़े, भोजन एवं चमड़े की वस्तु को संदूषित करते हैं, मतलब खराब कर देते हैं। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीवों के बारे में हमको अध्ययन करना है कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में श्वास, पेयजल एवं भोजन के द्वारा प्रवेश करते हैं, या संक्रमित व्यक्ति या जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रोग संचरित हो जाते हैं। और ऐसे रोग जो कि एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। नॉर्मली जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति जब छींकता है तो रोग कारक वायरस या विषाणु वायु के संपर्क में आते हैं और दूसरे व्यक्ति को भी रोग देते हैं। इसलिए छींकते समय नाक पर रुमाल रखना आवश्यक है। कुछ सूक्ष्म जीव रोग कारक कुछ कीट एवं जंतु होते हैं जो कि रोग कारक सूक्ष्म जीवों के वाहक होते हैं। मतलब कीट एवं जंतुओं के द्वारा भी सूक्ष्म जीवों का स्थानांतरण होता है जो कि रोग का कारक होते हैं। जैसे घरेलू मक्खी है, घरेलू मक्खी जो है कूड़े और कचरे पर बैठती है और रोग कारक जीवाणु उसके साथ में चिपक जाते हैं, और जब वह मक्खी हमारे भोजन पर बैठती है तो वो भोजन को भी प्रदूषित कर देती है, और ऐसे भोजन करने से व्यक्ति को बीमार हो जाता है व्यक्ति। बहुत से उसके शरीर में ऐसी व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए भोजन को हमेशा रखकर रखना चाहिए। इसके साथ ही मादा एनीफिलिस मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम मलेरिया के परजीवी का वाहक होती है, और इसके काटने से वो मलेरिया का परजीवी हमारे ब्लड में पहुंच जाता है और मलेरिया के रोग से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। अब मलेरिया से रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो मलेरिया की जो बीमारी है इससे रोकथाम के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि मलेरिया के मच्छरों को पनपने ना दिया जाए। हमारे आसपास जहाँ पे भी मलेरिया के मच्छर पनप सकते हैं या पानी रुका हुआ है तो ऐसे स्थानों पे पानी रुकने ना दिया जाए, और अगर पानी रुक रहा है तो वहाँ पर उसमें मिट्टी के तेल की कुछ बूंदें डाली जा सकती हैं, जिससे कि मलेरिया के मच्छर उसमें विकास नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म जीव और उसके द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो ये रोग के बारे में कुछ ट्रिक्स हैं जिनके द्वारा रोग आसानी से याद किए जा सकते हैं, जिसकी PDF मैं अपने YouTube चैनल में आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। नॉर्मल हम इसको अभी पढ़ लेते हैं। क्षय रोग जीवाणुओं के द्वारा फैलाया जाता है, इसका माध्यम वायु होती है, और बचाव के लिए जो रोगी व्यक्ति है उसको दूसरों से सेपरेट करके रखना चाहिए। खसरा जो है ये वायरस के द्वारा होता है, माध्यम वायु होती है, इसमें भी व्यक्ति को सेपरेट करना चाहिए। चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा होता है, ये वायु या सीधे संपर्क में हो सकता है, इसलिए रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। पोलियो वायरस के द्वारा होता है, वायु और जल से ये रोग फैलता है और रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। हैज़ा और टाइफाइड ये दोनों बीमारियां जीवाणु के द्वारा होती हैं जो कि जल या भोजन से संचरित होती हैं, और स्वच्छता इसके लिए एक सामान्य उपाय माना जा सकता है। हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा उत्पन्न रोग है जो जल के द्वारा फैलता है, और हेपेटाइटिस ए से बचाव के लिए जल को उबाल कर पीना चाहिए। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, मच्छर इसका वाहक होता है, और मच्छर से
संरक्षित करने वाले जितने भी उपाय हैं वो मलेरिया में प्रभावकारी होते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट है जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। तो जीवाणु जो हैं वो जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स जो कि मनुष्य एवं मवेशी में होने वाला भयानक रोग है जो कि जीवाणु द्वारा होता है, और गाय में खुर एवं मुक्का रोग वायरस द्वारा होता है। एंथ्रेक्स जो है ये केमिकल वेपन्स के रूप में भी यूज किया जाता है। इसके पश्चात है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। तो पौधों में भी अलग अलग सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब आदि में रोग के कारक होते हैं। रोग होने के पर जो पौधा होता है वो आंशिक रूप से नष्ट हो जाता है और फसल में उपज में कमी आती है। तो इससे संबंधित टेबल हमको गिवन है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के द्वारा होता है जो वायु से फैलता है। गेहूं का रस्ट रोग कवक के द्वारा होता है जो वायु एवं बीज के द्वारा फैलता है। और भिंडी का पीत रोग ये वायरस के द्वारा होता है जो कि कीट के द्वारा फैलता है। इसके पश्चात नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? तो किसी भी खाद्य पदार्थ में एक निश्चित समय के बाद सूक्ष्म जीवों का वृद्धि एवं विकास होने लगता है और इसके लिए आवश्यक परिस्थिति होती हैं जो कि ताप और आर्द्रता की कुछ विशेष स्थितियां होती हैं जिसके कारण उसमें सूक्ष्म जीवों का विकास होता है। तो एक बार अगर सूक्ष्म जीवों का विकास किसी खाद्य पदार्थ में हो जाता है तो उस खाद्य पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है और वो खाद्य पदार्थ मनुष्यों एवं जंतुओं के लिए विषाक्त हो जाता है और अगर उसको ग्रहण कर लिया जाए तो फूड पॉइजनिंग का सामना करना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग की स्थिति कभी कभी मनुष्यों के लिए या सजीवों के लिए जानलेवा भी हो सकती है। खाद्य परिरक्षण एक नेक्स्ट टॉपिक है। खाद्य परिरक्षण मतलब खाद्यों का परिरक्षण जिससे कि वो सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से मुक्त रहें। तो खाद्य परिरक्षण जो है ये हमारे परिवार में काफ़ी लंबे समय से हो रहा है और इससे हम सभी परिचित हैं। रासायनिक उपाय का उपयोग किया जाता है। रासायनिक उपाय जिसमें कि खाद्य तेल एवं नमक यूज किया जाता है। इससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और इसलिए इन्हें परिरक्षक कहा जाता है। अचार बनाने में इन दोनों पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। इसके पश्चात नमक द्वारा परिरक्षण है। तो नमक द्वारा परीक्षण क्यों किया जाता है? इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नमक जो है वो किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित अतिरिक्त नमी का अवशोषण कर लेता है और नमी की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि संभव नहीं होती है। तो नमक के द्वारा मांस एवं मछली का परीक्षण किया जाता है। इसके पश्चात है चीनी द्वारा परीक्षण। तो जैम, जेली एवं स्क्वैश के रूप में फलों का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। ये भी खाद्य पदार्थों की नमी में कमी कर देती है और जिससे कि जीवाणुओं की वृद्धि नियंत्रित हो जाए। फिर तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण है। तो तेल एवं सिरके का प्रयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें भी जीवाणु जीवित नहीं रहते हैं। मछलियाँ, फल, सब्जी और मांस का परीक्षण तेल एवं सिरके द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात गर्म एवं ठंडा करना। तो गर्म एवं ठंडा करने की प्रक्रिया में अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। गर्म एवं ठंडा करने की प्रक्रिया दूध के लिए प्रयोग की जाती है जिसको दूध का पाश्चुरीकरण कहा जाता है। इसकी विधि ये होती है कि दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और उसके बाद अचानक उसको ठंडा किया जाता है। तो इसमें जो उपस्थित सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है। इसकी खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण कहा जाता है। इसके पश्चात है भंडारण एवं पैकिंग। तो जो भी खाद्य पदार्थ हैं अगर उसको इस प्रकार से भंडारण या पैकिंग किया जाए कि वो एयर टाइट हो, वायुरोधी हो, तो उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि न रुक जाती है और जो सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो सूखे मेवे और सब्जियों को एयर टाइट पैक किया जाता है। इसके लिए इसके पश्चात है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो एक सामान्य सूक्ष्म जीवों का एक लाभदायक प्रयोग है। राइजोबियम लेग्यूमिनाई पौधों की ग्रंथिकाओं में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को उपयोगी नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं और ग्रंथियों के रूप में ये दलहन पौधों में पाए जाते हैं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता नियंत्रित होती है।
इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडल नाइट्रोजन किस प्रकार से अलग अलग रूपों में परिवर्तित होती है, नाइट्रोजन चक्र का हमें अध्ययन करना है। तो नाइट्रोजन चक्र के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक घटक होता है जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। और जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। मतलब ये पोषक पदार्थ के रूप में जड़ के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और इसके पश्चात इस अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। पौधों पर रहने वाले अन्य जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद उनके शरीर में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है उसको जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन अवशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं और ह्यूमस के रूप में पौधों के लिए पोषक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ विशिष्ट जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन का संतुलन होता है। तो इसके बहुत सारे फैक्ट होते हैं, चरण होते हैं, जिसका हमने एक कंबाइंड रूप से स्टडी कर ली है। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको उपयोगी लगता है ये चैप्टर, ये लेक्चर, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।